गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके बीच विजडम ट्री आप लोगों से SCERT किताब की इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये चैप्टर डील करने जा रहा है। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑफ इंडिया। पहला कंट्री है नेपाल। इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है बिहार स्पेशली BPSC के लिए, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इसके रहते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, स्पेशली रिगार्डिंग द geographical features and at the same time what kind of relationship a state is having with a nation. तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय के बिना हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, आप एक ये भी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आप इस शैली को सीखिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप इस शैली को भी सीखिए ताकि आपको कल मदद मिले आंसर राइटिंग में, एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग द होल आइडिया दैट हाउ वन शुड अंडरस्टैंड द गिवन कंटेक्स्ट एंड कंटेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इन SCERT एग्जामिनेशन, SCERT बुक जो आप हमारे राज्य सरकार द्वारा दिया गया है स्टूडेंट्स के बीच, तो उसका क्या मोटिव है कि वो कैसे भारत का संबंध जो है, हम अपने देश का, हमारा स्टेट का बॉर्डर है नेपाल, तो उसे हम कैसे देखते हैं, हमारा रिश्ता कैसा है, उन लोगों की पास क्या संसाधन है, तो इसको आप BPSC के परिपक्ष में देखने की कोशिश कीजिएगा. एंड एट द सेम टाइम जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर ए मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. So how you are going to have the relationship between India and Nepal? So let's start. Introduction. Nepal is a neighboring country of India. Yes, we know very well. Neighboring country किसे कहते हैं? वन, जिसका बॉर्डर हमारा अपने कंट्री से मिलता है. Now, we do not need a visa, international order for communication to visit the Nepal. क्या कहा जा रहा है कि हमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होता है नेपाल विजिट करने के लिए. विदाउट वीज़ा वी कैन गो. इवन पहले म्यांमार के साथ भी था इन प्रॉक्सिमिटी, लेकिन अभी उसे रोक दिया गया है. दिस नाइबरिंग नेशन इज आवर्स. दिस नाइबरिंग नेशन ऑफ आवर्स इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ इंडिया. कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इंडिया के उत्तर में. Nepal can be seen from 26 degree to 22nd to 30 degree to 10 second north latitudes and 80 degree 15 minutes to 88 degree 10 minutes east longitude on the globe. ये क्या दे रखा है? A latitudinal and longitudinal expansion of नेपाल जियोग्राफी के बारे में दिया गया है, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेयर दिस कंट्री इज सिचुएटेड जियोग्राफिकली. इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ बफर नेशन. क्यों बफर नेशन कहा जाता है? बिकॉज दिस इज़ अ लैंडलॉक्ड नेशन. तो ये छोटी छोटी आपको बहुत ज़्यादा समझ में रहनी चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि आप जानते होंगे कि बफर जोन किसे कहते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ यू विल नॉट बी हैविंग द आइडिया डेट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. तो ये क्यों हमारा बफर जोन बन जाता है? बिकॉज ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है. नाउ टू द नॉर्थ ऑफ द नेपाल, तिब्बत, चाइना इज सिचुएटेड एंड बिटवीन देम हिमालय जस्ट स्टैंड लाइक अ वॉल. फ्रॉम अदर 3 sides इट इज सराउंडेड बाई इंडियन स्टेट्स. 3 साइड से किधर से और किससे घिरा हुआ है? तो इंडियन स्टेट से. एंड एट द सेम टाइम कहाँ पर इसके ऊपर क्या है? हिमालय. इन द ईस्ट ऑफ द नेपाल, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. इन द वेस्ट उत्तराखंड एंड इन द साउथ स्टेट्स बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड. कौन कौन? बिहार एंड उत्तर प्रदेश. और हमारे से इनका बॉर्डर लगा हुआ है. नाउ
This is important center for Buddhist culture. Lumbini during Mauryan rule situated in Nepal. मौर्यन रूल के समय लुम्बिनी कहाँ था? नेपाल में था. बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा ऑल्सो लाइज हियर. बर्थ ये जो है बर्थ प्लेस है, याद रखिएगा. ग्रेट सेंटर ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज पशुपतिनाथ इज सिचुएटेड इन नेपाल्स कैपिटल काठमांडू. पशुपतिनाथ किसे बोलते हैं? शंकर जी को. इनका टेम्पल कहाँ पर है? नेपाल में. कौन से सिटी में? तो काठमांडू, डैट इज द कैपिटल सिटी. अ लार्ज फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड हियर इन एवरी शिवरात्रि. किस चीज़ को? एवरी शिवरात्रि को लार्ज फेयर मतलब बड़ी जो है वो मेला कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है. नेपाल का टोटल एरिया कितना है? तो देख लीजिए 1,40,797 स्क्वायर किलोमीटर. एंड टोटल पॉपुलेशन ये 2005 के अनुसार से है. अभी इसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन बदल गया है. सो यू शुड लुक फॉर द न्यू डाटा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि स्ट्रक्चर और लैंड फॉर्म्स कैसा है वहाँ का. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज तराई रीजन और डायरेक्ट हमारा बेल्ट है उससे. तो और आप जानते होंगे कि नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं नेपाल की नदियाँ जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ नेपाल इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ नेपाल हिमालयस. जो नेपाल का ओरिजिन है, जो नेपाल का स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से लिंक है? तो हिमालय के ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर से. कैसे? तो हम लोग देखते हैं. द लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू जियोकम्प्रेसिव फोर्स इज द स्पेशलिटी ऑफ नेपाल इज लैंड फॉर्म. कौन सा फोर्स? तो जियोकम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पर लगता है. और किस टाइप के रॉक की फॉर्मेशन हो रखा है वहाँ पर? सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो रखा है. softer rocks near the surface of the softer rocks near the surface and harder rocks at greater depth from the surface are found here. यहाँ पर सरफेस के पास आपको ये मिलेगा. मतलब कि ग्रेटर हार्डर रॉक्स एंड एट द सेम टाइम आपको जो सॉफ्टर रॉक्स दोनों. मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स पिक्स आर मेड अप ऑफ इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो वहाँ की जो मोस्ट ऑफ दी जो माउंटेन्स है वो किस टाइप के मिलते हैं? मेटामॉर्फिक एंड इग्नेशियस. आगे हम लोग मूव करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड फॉर्म्स नेपाल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. किस बेसिस पर? लैंड फॉर्म्स के बेसिस पर नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में. हम लोग चलिए देखते हैं. ये देखिए नेपाल का आपको मैप है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये बिहार और यूपी से जो है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है. और इधर जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल से लिंक्ड है. इधर जो है उत्तराखंड से लिंक्ड है. तो ये आपका मतलब कि पूरा हमारा देश के साथ किस तरीके से राज्यों के साथ ही मिला हुआ है. चलिए हम लोग आगे देखते हैं. फर्स्ट द फर्टाइल तराई रीजन. पहला क्या है? तराई रीजन. मतलब कि ये ऊपर से नीचे बांटने की कोशिश किए हैं. तो देखते हैं तराई रीजन में क्या है. द तराई रीजन ऑफ साउथ इज एडजेसेंट टू द इंडियन बॉर्डर विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 300 मीटर्स. कितना हाइट है? 300 मीटर्स. याद रखिएगा वहाँ के तराई के रीजन का. डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ग्रास इज द स्पेशलिटी इन ऑफ दिस रीजन. क्या है? डेंस फॉरेस्ट है एंड लॉन्ग ग्रास है. सेकेंड, centrally hilly region is in which Mahabharat lake and hills of Chur are included. ये कौन कौन सा? महाभारत लेक का तो आप नाम भी सुने, लेक का नाम भी सुने होंगे, बट ये आपको नहीं मिल रहा होगा कि हिल्स ऑफ चूर. तो ये इम्पॉर्टेंट था जो आपको जानना चाहिए क्योंकि ये बीपीएससी की प्रीलिम्स में आ सकता है. महाभारत लेक तो पूछ चुका है. द हाइट ऑफ दिस रीजन इज़ 500 मीटर टू 1500 मीटर. कितना है? 500 to 1500 मीटर. इट हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉल हिल्स विच आर फुल ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. जो इस एरिया में ट्रीज़ है जिसकी हाइट जो है 500 से 1500 मीटर है, वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज आपको बहुत देखने को मिलेंगे. टू द नॉर्थ ऑफ दिस रीजन इज सिचुआल
इज शिवालिक हिल्स। इसके नॉर्थ में क्या है, शिवालिक हिल्स है। डैट मीन्स पहले क्या हो गया, तराई, उसके ऊपर क्या हो गया, शिवालिक। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देर आर मेनी वैलीज हेयर विच काठमांडू वैली इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। तो ये शिवालिक लिक में कौन सा फेमस है, तो आपको ये याद रखना है कि जो काठमांडू वैली है वो। द थर्ड हिमालय रेंज, द थर्ड इज हिमालयन रेंज रीजन। अब ये क्या है देखते हैं। दिस रीजन एक्सटेंड in northern parts of the Himalaya. This region has many high mountain peaks which attract the mountaineers. तो आप समझ गए कि नॉर्थ के ऑफ नेपाल में जो है ये हिली रीजन, ये जो हिमालयन रेंजेस है वो है। तो ये आपको अब समझ में आ गया, हिमालयन रेंजेस वाला रीजन, शिवालिक वाला रीजन और तराई रीजन, HST, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग मूव करते हैं। दिस रीजन हैज़ मैनी माउंटेनियर पीक्स which attract the mountaineers. The highest peak of the world, Mount Everest, whose height is 8,848 मीटर, is situated in Nepal Tibet border. कहाँ पर है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर के ऊपर। लोकल नाम क्या है, सागर माथा, याद रखिएगा। All the mountains peaks situated in this region remains covered with the snow throughout the year and the origin of the place of a number of perennial river. अब ये क्या होता है, मतलब सालों भर स्नो से ढका रहता है, और क्या है, ऑरिजिन है किसका, पेरेनियल रिवर्स का। पेरेनियल मतलब जो 12 महीने कहीं ना कहीं वाटर देता रहता है। द अदर इम्पॉर्टेंट पिक्स एज मकाओ 8,463 किलोमीटर, मेजुने 7,139 मीटर्स एंड गौरी शंकर 7,134 meters are amongst the highest peak of the world. आप समझ गए कि most of the highest peak of the world is also found here in this region. Mount Everest, along with the other Himalayan ranges, has remained the center of adventure, is world famous mountaineering. क्या है, जो माउंट एवरेस्ट वाला रीजन है हिमालय का, जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है, वो माउंटेनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेपाल्स अदर peaks such as अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेपाउ are also important। और आप देखे होंगे कि BPSC या UPSC ये क्वेश्चन पूछ देती है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पिक्स है वो इंडिया में लोकेटेड है। तो हेयर यू विल बी अन्नपूर्णा, धौलागिरी एंड नेपाउ। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेग्रीगेट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ नेपाल इज़ डोमिनेटेड बाई द कोल्ड कंडीशन, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी देखे कि किस तरीके से नॉर्थ नेपाल में हमेशा बर्फ जमा रहता है। द लैंड फॉर्म्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नेपाल। लैंड फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट, नेपाल के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। एक्सेप्ट द तराई रीजन ऑफ द साउथ, द टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरियाज रिमेन्स लो बिकॉज 75% ऑफ द टोटल एरिया इज मच हाइयर फ्रॉम द सी लेवल। क्योंकि 75% जो एरिया है नेपाल का वो सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए वहाँ पे ठंडी का समय वो रहता है, ठंडी रहता है। द टेम्परेचर ऑफ काठमांडू गोज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, वेयर एज इट राइजेज इन 30 डिग्री सेल्सियस इन समर, 2 डिग्री से 30 डिग्री। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर हेयर इज 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा एवरेज कितना है, 10 डिग्री। Nepal experiences summer season in March to August and winter season in September to February. In summer monsoon, the winds brings 200 centimeters of rainfall in the eastern parts of Nepal and 100 centimeter in the western part of the western part. This is annual average. During winter, the northern parts of the Nepal experiences snowfall and cyclonic rainfall is also experienced. Now let's see the drainage, because this is very much important for us and even them. ये क्या है देखते हैं। From the east to west there are successfully 3 river system, कोसी, गंडक, घाघरा। कौन सा, कोसी, गंडक, घाघरा। The longest river here is Karnali। कौन सा, Karnali, which is tributary of Ghagra and it flows in the western Nepal and enters in India. River Gandak flows in the central Nepal, which is also called Narayani।
और ये आपको बीपीएससी में पूछ रखी है कि कौन सा रिवर को नारायणी कहा जाता है, तो रिवर गंडक। एंड हेयर द रिवर कोसी is called Saptakosi in the East Nepal. All rivers flows from north to south direction and enter into the Indian territory because the terrain has slope. Therefore, the river move very swiftly, which creates the problem to the soil erosion but presents it a greater possibility of hydroelectric production. ये क्या कहना चाह रहा है कि नेपाल के प्रॉक्सिमिटी में आपको बहुत सारे वो रिवर सिस्टम मिलते हैं, उसमें स्पेशली कोसी, गंडक एंड घाघरा है। और उस रीजन में फिर क्या होता है कि ये बहुत सारा जो सॉफ्ट सॉइल है वो लेकर के आता है, बट एट द सेम टाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दे करके जाता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हम लोग आगे मूव करते हैं, सॉइल एंड वेजिटेशन वहाँ का देखते हैं। तो कैसा है सॉइल एंड वेजिटेशन, ये आपको अभी पता चलेगा। सॉइल एंड वेजिटेशन, द तराई रीजन ऑफ एंड वैली ऑफ द नेपाल एलुवियल सॉइल इज फाउंड। क्या कह रहा है कि वैली वाला जो रीजन है और जो तराई वाला रीजन है वहाँ पर अलुवियल सॉइल फाउंड किया जाता है, मिलता है। ऑन द लोअर माउंटेन स्लोप्स लैटेरिटिक एंड द सेंट्रल माउंटेन रीजन्स अनफर्टाइल ब्राउन पोडजल सॉइल इज फाउंड। द सॉइल ऑफ माउंटेनियस रीजन is plowed by the soil erosion. Forest and pastures are spread over 25.4% and 13% land is respectively. कह रहा है कि फॉरेस्ट कितने पर है, 25.4% पे, पैस्चर्स कितने पे हैं, तो 13% पे। ये याद रखिएगा। इन द तराई रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड। तराई रीजन में कौन सा है, तो आप याद रखिए तराई रीजन के हैं साउथ में, और कॉनिफेरस कहाँ पर था, ऊपर वाला में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मतलब एक क्लियर कट है, काफ़ी इजी है टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ वॉट एवर द सॉइल एंड कंडीशंस दैट हैज़ बीन गिवन। एवरग्रीन ब्रॉड लिव्ड, देखिए अभी आ गया, एवरग्रीन ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट आर फाउंड इन 1200 to 2400 मीटर्स वाले एरिया में, एंड एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन 2400 to 4000 मीटर वाले एरिया में। Above the mountainous pastures are also found due to rise in the population, cutting of the trees and created environmental problem। और वाइल्ड एनिमल्स लाइक, अब कौन कौन से वाइल्ड एनिमल वहाँ पे फाउंड होते हैं, तो रैबिट्स, बियर, टाइगर एक्सेट्रा, एलिफेंट्स ऑल्सो। दस नेपाल इज ए स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ लेट्स कम टू द एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर along with the एनिमल हस्बेंड्री इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ नेपाल। आप समझ गए कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो पशुपालन है वो भी कहीं ना कहीं सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। ओनली 10% ऑफ द लैंड एरिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हेयर। कितने परसेंट पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, 18% लैंड पे। इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स क्या, ग्रेन्स क्या है, तो राइस, मेज, व्हीट एंड मिलेट्स। कॉमर्शियल क्रॉप क्या क्या है वहाँ पे, शुगर केन, जूट, fruits, tobacco, tea, cotton, etc. 70% of the people of the total agriculture produce comes from the eastern region। अब देखिए ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री से ही 70% आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन इन काठमांडू वैली इन विच कल्टिवेशन ऑफ राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज इन ऑन इकोनॉमी। तो देखते हैं क्या है वहाँ पर। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ मिनरल्स इन नेपाल। माइका इज इम्पॉर्टेंट मिनरल है। लिग्नाइट, कॉपर एंड कोबाल्ट इन स्मॉल क्वांटिटी आर ऑल्सो फाउंड। क्या है, माइका मिलता है, लिग्नाइट मिलता है, कॉपर मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ पावर रिसोर्सेज देवीघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा, देवीघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किसके मदद से, इंडिया के मदद से। There are immense possibilities of development of hydroelectric projects, but there has been almost no development at all। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स है उसका बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियली नेपाल इज ए बैकवर्ड कंट्री। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज है। मतलब कि वहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा कमी है और उसे डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए। दे आर नॉट हैविंग दैट मच गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। But let's move ahead. Industries based on the agriculture and forest are being developed
किस किस चीज़ पर, जो प्राइमरी रिसोर्सेस हैं उनके आधार पर वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, tobacco, matchbox, paper, and pulp, etc. are manufactured here. Cement and agricultural equipments are also being manufactured here. The natural beauty, religious places, and mountain terrain attracts the tourist. The tourism industry are developing very rapidly here. कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से डेवलप हो रहा है? तो टूरिज्म। ट्रेड देखते हैं कैसा है। द ट्रेड ऑफ नेपाल ऑल्सो मूविंग ड्यू टू द इंक्रीज इन माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड द फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशन। आप समझ गए होंगे कि माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नेपाल हैज़ ट्रेड रिलेशंस मेनली विथ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, भूटान। किसके साथ है? तो जो इनके नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं एंड नियर कंट्रीज़ है, कौन कौन? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान। कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, फूड मटेरियल्स एंड हर्ब्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर। हैवी मशीनरीज, आप देख रहे हैं, हैवी मशीनरीज, इलेक्ट्रिक goods and vehicles are imported. Being a landlocked nation, it has to rely on Kolkata port for the trade and for other nation. कहाँ किसके पर डिपेंड करना पड़ता है? कोलकाता पोर्ट पर। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड कनेक्टेड विथ इंडिया एंड चाइना थ्रू रोड्स। किसके थ्रू? रोड के थ्रू। किससे? इंडिया एंड चाइना से। A road has been constructed with the help of China, which runs across the Himalayas and goes up to Tibet border. Kathmandu is connected with airways with all continents, and all goods of modern comfort are available here. पोखरा सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। कौन सा? पोखरा। किसके बाद? काठमांडू के बाद। द लेक सिचुएटेड हियर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। जो लेक्स हैं वहाँ के पोखरा के, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को हेल्प करता है। बीरगंज एंड जनकपुर आर द अदर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। ऑल दिस सेंटर्स आर cities are connected with one another by the means of transport and communication. ये आपको क्या है? ट्रेड सेंटर है। There are ample possibilities of development. The development of hydroelectricity, mineral and agriculture is being done by adopting modern techniques and with the support of neighboring countries. कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नेपाल is very much dependent on other neighboring countries and other countries. If expected development standards which are achieved in Nepal, then it can be the Switzerland of the East. इसको क्या कहा जाता है? Switzerland of the East. For the last 240 years, there was a rule of monarchy system administration. The citizens of this country voted for the end of the monarchy and laid the foundation of democracy in 2008. डेमोक्रेसी कब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ? 2008 में. Today, Nepal has risen in the form of new republic, and the people of Nepal now expect the possibilities of all-round development. तो कहीं ना कहीं जो नेपाल के पीपल हैं वो भी कंसर्न है रिगार्डिंग देयर डेवलपमेंट, और उनको लग रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगा वहाँ पर भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो विद द पॉजिटिव होप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन. तो ये आज का टॉपिक था. ये पढ़ने के पीछे क्या रीज़न था? रीज़न था कि आप मेंस में अच्छा कर सकें एंड एट द सेम टाइम आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि आप जब मेंस का क्वेश्चन है एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसको आप इजीली हैंडल कर सकें और समझ सकें कि क्या कंडीशन है हमारा एंड किस टाइप के रिलेशन से है. होपफुली आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे. किसी भी टाइप की कोई अगर और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो डैट इट कुड रीच टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स. क्योंकि मेरी प्रयास ये है कि इस तरीके से हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के एस्पिरेंट्स को मदद किया जाए ताकि वो एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम एजुकेशन रिलेटेड गाइडेंस मिल सके. थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री, एंड प्लीज़ like and subscribe the channel for new updates.